फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम्स के ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कौन कौन से ये नृत्य हैं? तो यह है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है, सत्रिया असम का, कई बार पूछा गया सत्रिया नृत्य के बारे में, एंड मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। यह सेम क्वेश्चन एसएससी के अलग अलग एग्जाम में 27 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस held on 19th December 1929 presided by जवाहरलाल नेहरू is significant because भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा, इट पास द रिजोल्यूशन टू डिमांड पूर्ण स्वराज एंड ट्राइकलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया और पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया। ठीक है, पूर्ण स्वराज का जो मांग है उसका प्रस्ताव पारित किया गया। 19 दिसंबर 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया और इसी के बाद से 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, यह सेम क्वेश्चन 18 बार पूछा जा चुका है। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर एयर डेंसिटी इज हाईएस्ट विच लाई अप टू 16 किलोमीटर एबव इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स ओवर पोलर रीजन वेयर वाइटल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस like climate and weather condition take place in known as। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक होता है, जो भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों से 8 किलोमीटर ऊपर तक फैला है और जहां जलवायु एवं मौसम जैसी प्रक्रियाएं घटित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो यह जो सारा विवरण दिया हुआ है, यह क्षोभ मंडल के बारे में कहा गया है। यह भूमध्य रेखा से इक्वेटर से 16 किलोमीटर ऊंचा है, 16 किलोमीटर, और वहीं पोलर से जो ध्रुव है पोल से 8 किलोमीटर ऊंचा है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। याद रखिएगा, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और यह क्वेश्चन 16 टाइम्स रिपीट किया जा चुका है। अलग अलग तरीके से यह 16 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, इन द ईयर 1978 द अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। वर्ष 1978 में संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के अनुसार? तो यह है 44वां संविधान संशोधन। यह 1978 में हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जो कि संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 31 में था, संपत्ति के अधिकार जो कि पहले आर्टिकल 31 में था, उसे हटाकर अब वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और उसे अनुच्छेद
300A के अंतर्गत कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो हमारे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत पाया जाता है। यह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। क्लियर है? द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट काउज नाइट ब्लाइंडनेस और पुअर विजन। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी, रात में दिखाई न देना या कमजोर दृष्टि होती है? तो आंखों से संबंधित मैक्सिमम बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती है। अगर डिफिशियंसी की बात आएगी तो मैक्सिमम टाइम में विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी के वजह से ही आंखों में रतौंधी, सुस्त लगना, आंखों में मतलब धीमा दिखना, कॉर्नियल डैमेज, कॉर्निया में किसी तरह का डैमेज होना, यह विटामिन ए की कमी से होता है। यह सेम क्वेश्चन 15 टाइम्स रिपीट किया गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसे 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में हुआ था, इसमें क्या था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया और यह 11th फंडामेंटल ड्यूटी था, 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11th है। यह सेम क्वेश्चन 14 टाइम्स बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर काउज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यह सभी जो पॉइंट्स हैं उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे यह अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स और रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य जुकाम जो है वह विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है, यह सभी विषाणु के कारण होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषाणु जनित रोग कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो ये सारे ऑप्शन में रहेंगे, तो अगर आपको याद रहेगा तो ये आप सही करके आएंगे। यह सेम क्वेश्चन 14 टाइम्स बार पूछा गया है। विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रिवोक्ड रिसेंटली? हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन से अनुच्छेद को निरस्त किया गया है? जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 है, जो कि 13 टाइम्स बार पूछा जा चुका है। इसे 5 अगस्त, डेट भी याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बने, 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक का नाम हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके। ठीक है, अगला सवाल, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड? किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, यह परिभाषा है किसकी? नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है। इस पर क्वेश्चन 13 टाइम्स बार पूछे जा चुके हैं। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय किसी
देश की आर्थिक सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन को दर्शाता है, आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। हु रोट आईने अकबरी, अकबरनामा, द टाइटल ऑफ 3 वॉल्यूम बायोग्राफी ऑफ अकबर। आईने अकबरी जो कि अकबरनामा, जो अकबर की 3 खंडों वाली जीवनी है, किसने लिखी थी? तो आसान सा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, यह 3 खंड में है, आईने अकबरी का 3 खंड में है। अभी अभी आरआरबी में भी यह सवाल पूछा गया था कि दूसरे और तीसरे खंड में क्या है। तो आईने अकबरी का जो पहला खंड है, फर्स्ट खंड जो है, पहला पार्ट, इसमें अकबर के वंश और प्रारंभिक जीवन के बारे में है, प्रारंभिक जीवन के बारे में है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में अकबर के प्रशासन और राजनीतिक जीवन, प्रशासन और राजनीतिक जीवन के बारे में है। एंड थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट को ही आईने अकबरी कहा गया, जो थर्ड पार्ट है वही आईने अकबरी कहलाता है। यह अकबरनामा का 3 पार्ट है, अकबरनामा टोटल 3 पार्ट में है। ठीक है, आईने अकबरी थर्ड पार्ट को कहा जाता है। इसमें अकबर के संस्कृति, अर्थव्यवस्था, अकबरकालीन अर्थव्यवस्था, सेना, धर्म, संस्कृति इत्यादि का विवरण है। ठीक है, आईने अकबरी में। जो सेकंड पार्ट है उसमें प्रशासनिक जीवन के बारे में किया गया, प्रशासनिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में। यह इतिहास है, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको याद रखिए, यह इतिहास है। क्लियर है? अगला सवाल, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आसान सा सवाल है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। यह सवाल 12 टाइम्स रिपीट किया गया है। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अम्बेडकर को संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कम्स फ्रॉम। जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की उपज है और यह किससे आती है? तो ऑक्सीजन का स्रोत ऑब्वियस है, जल है, तो यह जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसी का बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। कई बार क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट क्या है, तो यह है ऑक्सीजन। यह सवाल 12 टाइम्स रिपीट है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट which started in September 1920 was withdrawn by गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा, जो कि यूपी में हुआ था, इंसिडेंट इन। असहयोग आंदोलन जो कि सितंबर 1920 में प्रारंभ हुआ था, गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है के कांड के कारण किस वर्ष वापस ले लिया गया? कई बार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि चौरी चौरा कांड हुआ कहाँ था, तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहाँ उग्र भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी जो कि अहिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा के सिद्धांत के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिए। कब? फरवरी 1922 में। ठीक है, यह शुरुआत हुआ था सितंबर 1920 में। यह सेम सवाल 11 टाइम्स रिपीटेड है।
विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में फैला है। यह भारत के कुल तटीय क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। यह सवाल 11 टाइम्स रिपीटेड है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी या नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? भारत के जीडीपी या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? यह भी सवाल पहले कई बार पूछा गया है। इवन यूपीएससी में भी यह सवाल घुमा के पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अब इसे एनएसओ कहा जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, अगला सवाल। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस एनएनपी, का डिफरेंस क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? तो जीएनपी, यह एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। जीएनपी माइनस एनएनपी बराबर डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीएनपी मतलब क्या हुआ? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू जो मूल्यह्रास होता है, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास मीन्स क्या हुआ? क्षरण, एक तरह का क्षरण। कुछ चीज़ें होती है, जैसे बिल्डिंग है, उसमें मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है, तो वह एक तरह का डेप्रिसिएशन वर्क होता है कि उसमें मूल्य क्षरण हुआ है, उसे ही कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। उसके क्षमता में कमी हो जाती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइज? ध्वनि अथवा शोर की तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है डेसिबल। डेसिबल, जिसे शॉर्ट में डीबी कहा जाता है। डेसिबल शोर की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हमारा जो मानव कान है, वह 120 से लेकर 130 डेसिबल तक सहन कर सकता है। मानव के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक है। तो याद रखिएगा, ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है, और यह सवाल 11 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। Which vitamin is a fat soluble vitamin that play a role in blood clotting, bone metabolism and regulating blood calcium level? कौन सा विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, जो रक्त का थक्का जमाने, अस्थि चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है? तो इसका नाम है विटामिन के। विटामिन के ये सारे गुण हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में, मेटाबॉलिज्म में और रक्त के कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह सवाल 11 टाइम्स रिपीटेड है। द हर्षचरित इज ए बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। हर्षचरित, जो कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसे संस्कृत में उनके दरबारी कवि ने लिखा था। उस कवि का नाम बताना है। तो कवि है वानभट्ट।
बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। इसकी भाषा संस्कृत है। यह संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें हर्षचरित जो कि कन्नौज का शासक था, तो कन्नौज के शासक की जीवनी है। शासक की जीवनी है। ठीक है। इसमें हर्षकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और शासन व्यवस्था का चित्रण किया गया है। ठीक है। यह सवाल 10 टाइम्स रिपीट किया गया है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल वाज फाउट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन द ईयर। पानीपत की लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? बिल्कुल आसान सा सवाल है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी एक दूसरे के आमने सामने थे और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और बाबर ऑब्वियस है पहला मुगल शासक बना। द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द काउज ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम वाज ऑब्जर्व एट। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो नील किसानों के लिए तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। तिनकठिया पद्धति जो कि चंपारण में प्रसिद्ध थी, यानी प्रत्येक 20 कट्ठा पर जो 3 कट्ठा होगा वहाँ नील की खेती करना अंग्रेजों ने बाध्य कर दिया था। इसी के विरुद्ध ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, जिसमें गांधी जी का साथ मिला था और यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। गांधी जी का पहला आंदोलन था और वहाँ के किसानों को नील की खेती से मुक्त कराया। ठीक है। आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फाउंडेड ए पार्टी नोन एज। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो स्पष्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है। यह सवाल 10 बार रिपीट किया जा चुका है। तो यह स्वराज पार्टी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विधानसभा में प्रवेश करके ब्रिटिश भारत को चुनौती देना। विधानसभा में प्रवेश, जिससे कि ब्रिटिश को चुनौती दिया जा सके। ठीक है। तो यह उसका उद्देश्य था स्वराज पार्टी का। विच वाटरफॉल इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ हाइट 830 फीट इन इंडिया। यह कर्नाटका में है, याद रखिएगा। शरावती नदी पर निर्मित 830 फीट ऊंचा वाला भारत का ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में कौन सा है? तो सबसे पहले तो यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो यह शरावती नदी पर है। उसका नाम क्या है? गरसुप्पा। गरसुप्पा जलप्रपात, इसे जोग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका लोकेशन कहाँ है? कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई 830 फीट है। याद रखिएगा, यह सेम क्वेश्चन 10 टाइम्स रिपीट किया गया है। In the case of deadlock between the two houses of parliament, the joint sitting is presided over by the। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब हमारे संसद में दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति हो तो ज्वाइंट अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन यह जो बैठक आयोजित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आयोजित जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा। संसद के दोनों सदन में अगर गतिरोध की स्थिति हो तो संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति
बुलाते हैं, लेकिन सदन में उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, दोनों सदनों की। ठीक है, यह सेम सवाल 10 टाइम्स रिपीट किया गया है। द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज फ्रेम्ड अनाउंस्ड बाय। मौद्रिक एवं ऋण नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है यह आरबीआई के द्वारा आती है। आरबीआई ही सारे मॉनेटरिंग के इन्फ्लेशन के चीज़ों को बैलेंस करता है, ऋण आपूर्ति के चीज़ों को बैलेंस करता है। तो यह सवाल 10 बार रिपीट किया जा चुका है। व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जो कि लोहे पर किया जाता है, लोहे पे चढ़ाया जाता है। तो इसमें कौन से व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, तो इस पर जस्ते की एक लेयर चढ़ाई जाती है, लेयर, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और यह गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? तो यह जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, किसी प्रकार का रस्ट ना हो, रस्ट ना हो। यह सवाल 10 टाइम्स रिपीट किया गया है। स्कर्वी डिजीज ऑफ स्किन इज caused बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? स्कर्वी जो कि त्वचा की बीमारी है, किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। इसमें होता क्या है, इसके लक्षण जो हैं उसमें मसूड़ों से खून आना, मसूड़े से खून आना, त्वचा पर धब्बे के रूप में दिखना और कमजोरी आदि फील होना। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? संतरा का, खट्टे फलों का प्रयोग करते हैं। संतरा, नींबू, आंवला इत्यादि को खाया जाता है ताकि विटामिन सी की डिफिशियंसी को कम किया जा सके। विच कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन से हैं? कई बार पूछा गया है, लगभग 10 टाइम्स रिपीट किया गया। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें टोटल 5 सदस्य हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं। 5 कौन कौन है? उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और फ्रांस है। यह 5 देश है। इनके पास एक शक्ति होती है जिसे कहा जाता है वीटो पावर। वीटो पावर है जिसका प्रयोग करने के बाद जो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इशू आते हैं उसे डिक्लाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह 5 महाशक्ति है जिनके पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है और यह सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यानी अस्थायी सदस्यों के पास ही केवल वीटो पावर की शक्ति है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड पोर्ट टाउन? कौन सा एकमात्र सिंधु स्थल है जहां कृत्रिम ईंटों का गोदी घर यानी बंदरगाह नगर पाया गया था? बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग पहले भी जानते होंगे। जो गुजरात है, गुजरात में लोथल एक बंदरगाहीय नगर था, बंदरगाहीय नगर था जहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री व्यापार होता था। यहीं से प्रमुख रूप से समुद्री व्यापार होता था। समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं और यह गुजरात में है। ठीक है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इबोलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस? भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर इसे समाप्त कर दिया? बहुत बढ़िया सवाल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, इसे कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसमें राजा राम मोहन के प्रयास भी शामिल थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह सवाल 9 टाइम्स रिपीट किया गया है। ठीक है,
द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स इन 1905 बाय। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके द्वारा किया गया? ये तो आसान सवाल है, हर किसी को पता होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन। कहा गया कि यह प्रशासनिक, बंगाल एक बड़ा राज्य है, प्रशासनिक सुविधा के कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। एक था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिम बंगाल। ठीक है। हालांकि इसका काफ़ी विरोध किया गया। इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू किए गए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। बंगाल विभाजन को अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का अच्छा उदाहरण माना जाता है। फूट डालो और शासन करो की नीति का इसमें प्रयोग किया था। गांधी जी दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह started on 12th March from Sabarmati Ashram is associated with। गांधी जी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। और 240 मील, यह सवाल पूछा भी गया है, 240 मील या 384 किलोमीटर की दूरी तय करके गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। यह सवाल 9 टाइम्स रिपीट किया गया है। हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द यूएसए? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाखना, यह दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विदेश से क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत की स्वतंत्रता में योगदान देना। विदेश से क्रांतिकारी गतिविधि के द्वारा भारत के स्वतंत्रता में योगदान। ठीक है। अगला सवाल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल एंड टी बाला सरस्वती आर फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस? आप इन सभी लोगों का नाम भी याद रखिएगा कि यह किससे संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल और टी बाला सरस्वती, यह सभी भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नर्तक हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, तो यह सभी तमिलनाडु की श्रेष्ठ नृत्यांगना में से हैं। भारतनाट्यम का यह नृत्य करती थी। ठीक है। और यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आप अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लिटमस इज ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जिसे किससे निकाला जाता है? तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। अम्ल क्षार का यह प्रकृति का सूचक होता है। ये एसिडिक और बेस का सूचक होता है। इसका एक स्केल होता है जो कि बताता है कि
अम्ल, क्षार और लवण का सूचक बताता है, 0 से 7 और 7 से 14। ठीक है, यह इसका स्केल है जिसमें 0 से 7 तक को एसिड माना जाता है और इसको बेस माना जाता है। ठीक है, और यह न्यूट्रल हो गया। अगला सवाल, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, इसे शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है, तो डीपीएसपी का विचार किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका उद्देश्य क्या था? डीपीएसपी का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान के पार्ट 4 में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, आउट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं? तो ऐसे 12 सदस्य हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित हो। राष्ट्रपति को लगे कि इन्हें मनोनीत किया, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। ऐसे कुल 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। यह सवाल 9 टाइम्स रिपीट किया गया है। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को सिरका के रासायनिक नाम के रूप में जाना जाता है। इसका जो केमिकल नेम है याद देख लीजिए एक बार, CH3COOH रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थ में स्वाद के संरक्षण हेतु, स्वाद के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। आजकल एसिटिक एसिड का काफ़ी बड़े मात्रा में प्रयोग किया जाता है चाउमीन, बर्गर इत्यादि बनाने में। अगला सवाल, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रमुख घटक है जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरण जो है, अल्ट्रावायलेट किरणों का हमारे वायुमंडल में प्रवेश हो जाता है, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां फैलती है। त्वचा की बीमारियां, त्वचा के कैंसर भी इसी अल्ट्रावायलेट के कारण होता है। तो यह ओजोन परत के क्षय के कारण ही अल्ट्रावायलेट किरण को वह रोक नहीं पाता है। ठीक है, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस जो है इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। अधिक मात्रा में लेने में इससे असामान्य हंसी उत्पन्न हो जाती है। इसे बेहोश करने के रूप में प्रयोग करते हैं। बेरी बेरी इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन B1, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। यह सवाल 9 टाइम्स बार रिपीट है। बेरी बेरी में इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके लक्षण है थकान, हृदय या मांसपेशियों की समस्या, हृदय या मांसपेशी की समस्या। ठीक है, और इसके उपाय क्या हैं? तो इसके उपाय हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज
दाल, मूंगफली इत्यादि। ठीक है, इसके सेवन से बेरी विटामिन B1 की कमी को दूर किया जा सकता है। पेनिसिलिन वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन जो कि विश्व का पहला एंटीबायोटिक है, किसके द्वारा खोजी गई थी? तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग के इलाज में किया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बनाया था। ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526? भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। आप देख सकते हो, यह भी सवाल 8 बार रिपीट किया गया है। आसान से सवाल है लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसे लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जमींदारों को अस्थायी कर निर्धारण के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इस अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? तो इससे किसानों के शोषण में वृद्धि हुई। किसानों के शोषण में वृद्धि हुई और जमींदारों की शक्ति में वृद्धि हुई। जमींदार की शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, डेट जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। द क्वाइट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 proposed the starting of a non-violent mass struggle on the widest possible scale, who gave the mantra do or die for this struggle। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि 1942 ने व्यापक स्तर पर अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जैसा कि क्वेश्चन में ही सारी डिटेल्स दी हुई है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को शीघ्र भारत से बाहर निकालना। यह करो या मरो का नारा इसमें दिया गया। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट planet in our solar system which is also called evening and morning star is। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जिसे संध्या का तारा या प्रातः का तारा भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। यह शुक्र को कहा जाता है, वीनस। ठीक है, तो यह सवाल 8 बार रिपीट किया जा चुका है। अगला सवाल है, विच फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर इज लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है? तो इसे कहा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज। आर्टिकल 32 को, संविधान का अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है, हार्ट एंड सोल। संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। और यह किसने कहा है? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 को कहा गया है यह मौलिक अधिकार जो है वह नागरिकों को न्याय पाने का सबसे बड़ा साधन देता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सीधे रिट दाखिल करने का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति सीधे रिट दाखिल कर सकता है। तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नया सवाल है, ए रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग ए क्वासी जुडिशियल
पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी इज। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी वह रिट जो अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके अनिवार्य कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तो यह मैंडेमस। मैंडेमस मीन क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसे जारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अनिवार्य कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करना, अनिवार्य कर्तव्य पूरा करने के लिए बाध्य करना, बाध्य करना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, मैंडेमस का अर्थ हो गया हम आदेश देते हैं। ठीक है, यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो यह 8 टाइम्स पूछा गया है। इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। संविधान में यह अंतिम निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक से संबंधित जो सारे शक्तियां हैं वह लोकसभा को अधिक प्राप्त है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिर्फ संशोधन सुझाव कर सकती है, लोकसभा उस संशोधन को माने या ना माने, यानी अंतिम निर्णय लोकसभा का ही है। लोकसभा अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह 8 बार रिपीट किया जा चुका है। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट टू रिजाइन ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द। यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे? आसान सा सवाल है। आर्टिकल 56(1) आर्टिकल 56(1) के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप सकता है। यह सवाल 8 टाइम्स रिपीट किया गया है। क्लियर है?